हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 1 सितंबर को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दोनों आर्टिकल द हिंदू से आए हैं क्योंकि संडे है, संडे को सिर्फ द हिंदू में आर्टिकल आते हैं। फर्स्ट आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। 2025 में यूनिफाइड पेंशन स्कीम आपको दिखने वाली है। अगर 25 में नहीं आई तो 26 में तो 100% आएगी। जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है व्हाई डिड द सेंटर आल्टर इट्स पेंशन प्लान। इस आर्टिकल में यूपीएस के बारे में समझेंगे, ओपीएस के बारे में समझेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम एंड न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम वर्सेस यूपीएस। तीनों जो है स्कीम को डिफ्रेंशिएट करेंगे और समझेंगे कि कौन सी स्कीम सबसे बेहतर है एम्प्लॉय के एस्पिरेशन के हिसाब से भी और फिजिकल प्रूडेंस के हिसाब से। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है विल एन एक्सटेंडेड स्पेस स्टे अफेक्ट एस्ट्रोनॉट। बेसिकली इसमें हम सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर के बारे में बात करेंगे जो स्पेस स्टेशन में फंस चुके हैं और इनकी जो वापसी है वो संभवतः फरवरी में हो पाएगी 8-9 महीने के बाद। तो स्पेस में रहने के कारण इनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं उसे समझेंगे और स्पेस ओमिक्स एक टर्म है उसे समझेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्री में पूछा जा सकता है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम अलग अलग चीज़ें भी आपको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है व्हाई डिड द सेंटर आल्टर इट्स पेंशन प्लान। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1, GS2, GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रीलिम्स के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। GS1 में इश्यूज रिलेटेड टू एल्डरली में पूछा जा सकता है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में, वहाँ आपको यूपीएस मेंशन करना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको GS2 में पूछा जा सकता है, वेलफेयर स्कीम्स के अंदर। GS3 में इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर आपको पूछा जा सकता है। सो 1 to 3 कहीं पर भी यूपीएस स्कीम आपको आ सकती है। डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है और इनडायरेक्टली आपको अपने आंसर में इसे मेंशन भी करना हो सकता है। प्रीलिम्स की बात करें 2025-26 इन 2 सालों में से एक साल आपको यूपीएस दिखने वाला है। पिछले 10 साल का पेपर उठाओगे तो हर ऑल्टरनेट ईयर में एक ना एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम आपको दिख जाएगी, है ना। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में। ईपीएफओ एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं यूपीएस दिखने वाला है यूपीएससी में नेक्स्ट ईयर या फिर उसके नेक्स्ट ईयर में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं ताकि जो भी छोटे मोटे टर्म्स या कंसेप्ट नहीं समझ में आए हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपीएस और एनपीएस पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर अपन यूपीएस पढ़ लेंगे। ठीक, सबसे पहले ओपीएस की बात करते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की। ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 के पहले 2004 के पहले वही स्कीम चला करती थी। ठीक, 2004 में अटल बिहारी की सरकार थी, तब उन्होंने ओपीएस से स्विच करके एनपीएस में आ गए थे। ओल्ड पेंशन स्कीम बंद हो गई थी और न्यू पेंशन स्कीम में स्विच किया था। सो ओपीएस क्या ऑफर करती थी पहले वो देख लेते हैं, फिर एनपीएस क्या ऑफर कर रही है वो देख लेंगे, एंड देन यूपीएस क्या ऑफर कर रही है वो देखेंगे। सो ईजी हो जाएगा हमारे लिए समझने के लिए। द ओपीएस ऑफर्ड एम्प्लॉयज एन एश्योर्ड पेंशन एट 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी विथ डियरनेस अलाउंस हाइक्स एडेड अलोंग द वे, एन एश्योर्ड फैमिली पेंशन ऑफ 60% ऑफ द लास्ट ड्रॉन पेंशन एंड अ मिनिमम पेंशन ऑफ 9,000 प्लस डियरनेस अलाउंस। सो ओपीएस के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे कि आपकी जो रिटायरमेंट का आखिरी महीना बचा होगा उसमें जो आपकी सैलरी होगी, लेट से 2 लाख रुपए है आपकी, जिस महीने आप रिटायर हो रहे हैं, उस 2 लाख रुपए का आपको 50% जो है पेंशन मिलेगी नेक्स्ट मंथ से। जैसे ही आप रिटायर हो जाएंगे तो अगले महीने आपकी जो सैलरी आएगी, पेंशन आएगी, वो कितनी होगी, 1 लाख रुपए होगी। अगर आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी लास्ट मंथ की जिसमें आप रिटायर हो रहे हैं 2 लाख है तो आपको कितना मिलेगा, 50% ऑफ 2 लाख मिलेगा, 1 लाख रुपीज़ दिया जाएगा। इसके साथ साथ है ना 1 लाख होगी, प्लस जैसे जैसे केंद्र सरकार डीए बढ़ाती जाएगी, जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आपकी 1 लाख से इनकम और इंक्रीज होते चले जाएगी। लेट से कि आपको 1% महंगाई भत्ता मिल रहा है तो 1 लाख का 1% कितना होगा, 1,000 रुपये। तो आपको 1,01,000 रुपये पेंशन मिलेगी। समझ में आया क्या। सो ये आपका ओपीएस स्कीम है। इसमें
एश्योर्ड आपको पेंशन दी जा रही है, वो भी 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी। अगर मान लीजिए कि आपका डिमाइस हो जाता है और उस समय आपकी जो पेंशन है वो 1.5 लाख रुपए हो जाती है ना, DA मिला के 60 में रिटायर हुए, 75 में डिमाइस हो गया। अब 1.5 लाख रुपए का जो 60% होगा वो आपकी फैमिली को दिया जाएगा, वो आपकी फैमिली पेंशन होगी। सो जो फैमिली पेंशन है वो क्या है, लास्ट ड्रॉन पेंशन का 60%। यहाँ लास्ट ड्रॉन पेंशन 1.5 लाख रुपए थी, उसका 60% फैमिली पेंशन रहेगी। मिनिमम जो पेंशन है वो कितनी है, 9,000 रुपये प्लस DA, डियरनेस अलाउंस। ठीक, अगर मान लीजिए कि मैं रिटायर हो रहा हूँ और रिटायर होते वक्त मेरी जो तनख्वाह है वो 16,000 है, तो 50% कितनी बनेगी, मेरी 8,000। लेकिन मिनिमम जो पेंशन है वो कितनी कह रहे हैं गवर्नमेंट OPS के अंदर, 9,000। तो मुझे 9,000 रुपये पेंशन दी जाएगी, प्लस जो महंगाई भत्ता है, डियरनेस अलाउंस जो भी सरकार डिक्लेयर करेगी वो भी मुझे दिया जाएगा। चीज़ें क्लियर है। एट रिटायरमेंट एम्प्लॉय कुड कम्यूट 40% ऑफ पेंशन एज अ लमसम। रिटायरमेंट के समय में आप पेंशन का जितना भी अमाउंट होगा, लेट्स से आपकी पेंशन 50 लाख रुपए टोटल बन रही है, तो आपको 40% आप एक मुश्त निकाल सकते हैं, लमसम अमाउंट निकाल सकते हैं, 20 लाख रुपीज़ तक आप निकाल पाएंगे। मोर for pensioners or family pensioners crossing 80 years of age, monthly payouts are hiked 20% followed by more hikes every 5 year। मान लीजिए कि आपकी फैमिली पेंशन या फिर आपकी जो पेंशन है वो 80, मतलब आपकी एज 80 क्रॉस कर देते हैं आप, तो उसके बाद आपको आपकी जो पेंशन होगी उसमें 20% का हाइक हो जाएगा, 20% आपका इंक्रीज हो जाएगा। 1 लाख रुपए पेंशन है मान लीजिए 80 साल के एज के बाद, तो उसमें 20% आपका इंक्रीज होके कितना हो जाएगा, 1,20,000 आपकी पेंशन हो जाएगी। और हर 5 साल में कुछ ना कुछ हाइक होते रहेगा, ये DA के अलावा हाइक की बात हो रही है। पेंशन आर ऑल्सो रिवाइज्ड इन लाइन विद सैलरी अपडेट्स मूटेड बाय पे कमीशन। जैसे जैसे पे कमीशन लगता है तो पे कमीशन के हिसाब से पेंशन्स भी चेंज होती है OPS के अंदर। चीज़ें क्लियर है। अगर आप मेन डिफरेंस देखेंगे NPS और OPS में, न्यू पेंशन स्कीम एंड ओल्ड पेंशन स्कीम, तो इसमें OPS में जो भी पैसा है वो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार वहन करती है। इसमें एम्प्लॉई का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है अपनी सैलरी से। अब इसमें क्या हुआ कि जो फिस्कल बर्डन था सरकार का वो बहुत चला जा रहा था। 1991 में हमने देखे थे सरकार के पास पैसे भी नहीं थे, LPG रिफॉर्म किया गया, उसके बाद 2000 तक के एक बहुत बड़ा अमाउंट पेंशन देने में सरकार का जा रहा था, और वेलफेयर और ग्रोथ स्कीम के लिए पैसा नहीं बच रहा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा नहीं बच रहा था। तो फिर अटल बिहारी गवर्नमेंट के समय में जो OPS है उसे ख़त्म किया गया और NPS की शुरुआत हुई। NPS और OPS में डिफरेंस क्या है, द NPS डिड अवे विथ डिफाइंड बेनिफिट सिस्टम ऑफ द OPS एंड स्विच टू फंडेड डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन रिजीम। सो जो NPS था उसने OPS का डिफाइंड बेनिफिट सिस्टम से डू अवे करते हुए कहाँ पर स्विच किया है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन रिजीम। यहाँ पर क्या था, एम्प्लॉय को और एम्प्लॉयर को क्या करना था, कंट्रीब्यूट करना था, जैसे कि EPFO में होता है। 12% जो है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, और फिर वो उसमें कुछ अश्योर्ड आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है और आखिरी में फिर आपकी पेंशन बनती है। उसी तरीके से यहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय भी क्या कर रहा था, अपनी जो भी उनकी इनकम है उसका 10% एम्प्लॉय को जमा करना था और उतना ही 10% केंद्र सरकार भी जमा कर रही थी। अगर आपकी इनकम 1 लाख है तो 10,000 रुपये आपको NPS स्कीम के अंदर क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा एक कॉर्पस, एक फंड में, और 10,000 रुपये केंद्र सरकार आपके लिए देगी। फिर ये जो फंड होगा, ये कॉर्पस, ये फंड को मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा, जहाँ पर आपको रिटर्न 10, 15, 20 कितना भी मिल सकता है। और फिर फाइनली जब आप रिटायर होंगे तो ये जो कॉर्पस होगा, ये जो फंड होगा, उसके हिसाब से फिर आपकी पेंशन बनेगी। अगर ये फंड मान लीजिए 1 करोड़ होता है तो आपको 1 करोड़ पेंशन मिलेगी, अगर ये फंड 40 लाख होता है तो आपको 40 लाख पेंशन मिलेगी। ये चीज़ें क्लियर है।
At the time of retirement, the employees were to buy an annuity that provides a monthly income with 40% of their accumulated NPS corpus. मान लीजिए कि आपका जो कॉर्पस है, जो आपने जमा करा और जो आपको इंटरेस्ट मिला, जो आपकी फाइनल पेंशन बनी वो 1 करोड़ बनी। 1 करोड़ का 40% जो होगा 40 लाख रुपए से आप एक एन्युटी प्लान लेंगे। वो एन्युटी प्लान के हिसाब से आपको हर महीने कुछ ना कुछ पेंशन मिलेगी। 60% आप लमसम अमाउंट यहाँ पर निकाल सकते हैं। सेंटर हैज़ रेज इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू 14% इन 2019। जो एम्प्लॉय था उसका कंट्रीब्यूशन अभी भी 10% ही था, लेकिन जो केंद्र सरकार एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वो 10 से 14 कर दिया गया। समझ में आया क्या? ये इसलिए किया गया ताकि जो एनपीएस का अमाउंट है, जो पेंशन का अमाउंट है, वो इंक्रीज हो सके। सो पहले आप 1 लाख में 10,000 आप तो जमा कर ही रहे थे, केंद्र सरकार भी 10 कर रही थी, लेकिन जैसे ही इसे 14% कर दिया तो 4,000 केंद्र सरकार ज़्यादा करने लगी। अब 14,000 रुपये कॉर्पस में जमा किया जाने लगा ताकि एनपीएस का जो फाइनल कॉर्पस बनेगा, जो फाइनल पेंशन बनेगी, वो ज़्यादा बन पाएगी। लेकिन देयर वॉज नो एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी ऑफर्ड ऑन पेंशन इनकम लाइक द ओपीएस रेट। लेकिन इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं थी जैसे कि ओपीएस में थी। ओपीएस में क्लियर कट था कि आपकी जितनी भी आखिरी सैलरी है, लास्ट ड्रॉन सैलरी, उसका 50% मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं पता। सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? मार्केट पे। मान लीजिए आप रिटायर हो रहे हैं, उस समय मार्केट गिरा हुआ है, तो आपका उस समय ओवरऑल जो कॉर्पस की वैल्यू होगी उसी के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। So there is a huge uncertainty in NPS स्कीम, और इसी के कारण बहुत सारे केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज़ सरकारी जॉब से रिज़ाइन करने लगे हैं। अगर मैं बात करूं कि अपन गवर्नमेंट नौकरी करना क्यों चाहते हैं? ताकि अच्छी लड़की मिल जाए? नहीं, ताकि हमारा जो परिवार हो वो सेफ रहे हमारे जाने के बाद भी। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ही सरकारी जॉब को अट्रैक्टिव बनाती है। एक तो सरकार आपको निकालेगी नहीं, एक इम्पॉर्टेंट ये एस्पेक्ट होता है, और दूसरा अगर आप नहीं भी रहते हैं तो आपके परिवार को पालने के लिए सरकार हमेशा रहती है। ये दो एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पेंशन भी बहुत अच्छी मिल जाती है, इसलिए लोग सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं या स्टेट गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप प्राइवेट सेक्टर देखें तो वहाँ तो बहुत पैसा मिलता है, यहाँ पर तो इतना पैसा भी नहीं मिलता है। स्टिल लोग सरकारी नौकरी, स्टेबिलिटी, सोशल सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों के लिए जा रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब आपने एनपीएस कर दिया। अब एनपीएस जब तक के नया था तब तक के लोगों को पता नहीं था, लेकिन अब 20 ईयर्स हो चुके हैं, बहुत सारे लोग रिटायरमेंट लेने लगे हैं, तो वो लोग को जो एनपीएस के थ्रू पेंशन मिल रही है वो बहुत ही कम अमाउंट मिल रहा है। जितना एक्सपेक्टेड था उससे बहुत कम मिल रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग नाखुश हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीच में ही रिज़ाइन कर रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रिज़ाइन करने लगे हैं। बहुत सारे लोग जो है इसमें जो अमाउंट मिल रहा है उसे बहुत कम मान रहे हैं, और ये जो है एक चुनावी मुद्दा बन रहा है। कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम रीस्टोर करने की प्रॉमिस किए हैं कई सारे स्टेट में, और उसी के बाद से ये एक चुनावी मुद्दा बन गया है, ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम। ठीक, केंद्र सरकार ने बहुत स्टेटमेंट दिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना बिल्कुल सही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने ये तक भी कहा कि रेवड़ी बांटना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, और केंद्र सरकार जो है फिस्कल बर्डन की बात करती रही है कि ये फिस्कल प्रूडेंस स्टेप नहीं है। लेकिन 2023 में जो फाइनेंस मिनिस्टर अपनी निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की टू रिव्यू द एनपीएस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन अ वे दैट बैलेंसेस देयर एस्पिरेशन विथ फिस्कल प्रूडेंस। मतलब जो आपके मिडिल क्लास एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए पेंशन एनपीएस को क्या किया जाए, रिव्यू किया जाए, ताकि उनकी एस्पिरेशन भी फुलफिल हो और फिस्कल जो बर्डन है वो भी बहुत ज़्यादा ना बढ़े। ये जो कमेटी थी इसे किसने हेड किया है? फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने, और फिर उन्होंने यूपीएस स्कीम सजेस्ट की थी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम ओपीएस और एनपीएस का हाइब्रिड है। अब हम क्या देखेंगे? यूपीएस स्कीम देखेंगे। ठीक, यूपीएस स्कीम के 5 मेजर कंपोनेंट हैं, सारे कंपोनेंट आपको अच्छे से समझना होगा। ठीक,
starting with the assurance that government employee will get half their average basic pay over the final 12 month of service prior to retirement as a monthly pension for life after minimum service of 25 years. सो यहाँ क्या कह रहे हैं, ओपीएस से थोड़ा डिफरेंट है, इसे अच्छे से समझेंगे। आपका रिटायरमेंट जो ईयर होगा, लेट्स से कि आप 62 में रिटायरमेंट ईयर है आपका 62 एज में, और 2026 में आप रिटायर होने वाले हैं दिसंबर में। सो आपकी 2026 जनवरी में जो तनख्वाह होगी और 2026 दिसंबर में जो तनख्वाह होगी, हर महीने की तनख्वाह का एवरेज निकाला जाएगा। बाय एंड लार्ज सेम ही तनख्वाह आपकी होने वाली। हो सकता है कि बीच में जून वून में डीए अगर सरकार बढ़ा देती तो आखिरी के 3-4 महीने में थोड़ी तनख्वाह और बढ़ जाए, लेकिन जितनी आपकी जनवरी में है उससे कम तनख्वाह आपकी नहीं रहेगी दिसंबर में। ये तो कंफर्म है, तनख्वाह बढ़ती ही है, घटती बिल्कुल नहीं है। तो जनवरी से दिसंबर तक का आप एवरेज निकाल लेंगे, और ये 12 मंथ का जो एवरेज होगा इसका 50% आपको पेंशन, एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। क्लियर है? लेकिन आपने कम से कम 25 साल सर्विस की हो। अगर आपने 25 साल सर्विस नहीं की है तो आपको 50% पेंशन नहीं दी जाएगी। ये एक जो है इसमें कंडीशन लगाई गई है। ओपीएस में इस तरह की कंडीशन बिल्कुल नहीं है। ओपीएस में आखिरी महीना जो आपका दिसंबर होगा, बस उसमें आपकी जितनी भी सैलरी उसका 50% मिलेगा। यहाँ आपके पूरे 12 महीने की सैलरी, आखिरी के साल की पूरे के 12 महीने की सैलरी का एवरेज लिया जाएगा और उसका 50% दिया जाएगा। आपकी मिनिमम यहाँ पर 25 साल सर्विस होना चाहिए। द बेनिफिट्स विल बी प्रोपोर्शनेटली लोअर फॉर दोस्त विथ लेस देन 25 ईयर्स ऑफ सर्विस। अगर 25 साल से कम है तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो प्रोपोर्शनेटली कम मिलेगा। जितना आपका कम होगा उतना आपको कम होता चला जाएगा। लेकिन अगर आपने 10 साल मिनिमम काम किया है तो आपकी मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये बनेगी। अगर आपने मिनिमम भी सरकार में 10 साल, तो 10 साल तो लगभग लोग करते ही हैं, तो आपकी मिनिमम पेंशन कितनी बनेगी? 10,000 रुपये बनेगी। A family pension equivalent to 60% of worker pension at the time of her or his demise is offered to support dependents। ये ओपीएस की तरह ही है। ओपीएस में भी 60% था, यहाँ यूपीएस में भी 60% आपको फैमिली पेंशन दी जा रही है। टू हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन दिस पेंशन इनकम विल बी रेज्ड इन लाइन विद द कंज्यूमर प्राइस ट्रेंड्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर अकेन टू द डियरनेस रिलीफ ऑफर टू सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। सो अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और आपकी पेंशन 1 ही लाख रुपए है, इन्फ्लेशन हर साल बढ़ते जा रहा है, तो आपकी जो परचेसिंग पावर है वो तो कम होती चली जाएगी। सो आपकी पेंशन को भी बढ़ाना पड़ेगा इन्फ्लेशन के हिसाब से। सो आपकी जो पेंशन है यूपीएस को किससे लिंक किया गया है? सीपीआई आईडब्ल्यू से लिंक किया गया है। ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है यार, प्लीज़ इसको याद रखेंगे। यूपीएस को कौन से इन्फ्लेशन इंडेक्स से लिंक किया गया है? ऑप्शन में ABCD दिया रहेगा। सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर और डी आपका WPI। इस तरीके से 4 ऑप्शन पूछे जा सकते हैं। प्लीज़ इसको रट्टा मार लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे जैसे आपका सीपीआई आईडब्ल्यू इंक्रीज़ होगा, आपकी यूपीएस जो पेंशन होगी मंथली उसे भी इंक्रीज़ किया जाएगा। प्लीज़ इसे रट लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आपको ज़रूर पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में 2025 में। सेपरेटली अ लंप सम सुपरएन्युएशन पे आउट इज प्रॉमिस्ड इन एडिशन टू ग्रेच्युटी बेनिफिट्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। यहाँ पर 2 टर्म है, एक है सुपरएन्युएशन और दूसरा है ग्रेच्युटी। सुपरएन्युएशन का मतलब क्या होता है? सुपरएन्युएशन का मतलब यह है कि मान लीजिए आपकी रिटायरमेंट एज है 62, लेकिन आप 56 साल में रिटायरमेंट अगर चाहें, वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आपको सारी पेंशन की सुविधाएं जो 62 में मिलनी थी वो आपको 56 में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 56 ईयर्स के पहले अगर रिटायरमेंट लेते हैं तो हो सकता है कि आपको सुपरएन्युएशन या जो पेंशन बेनिफिट्स हैं कई सारे वो आपको ना मिले। सो सुपरएन्युएशन एज का मतलब ये है कि आपको सिमिलर पेंशन बेनिफिट मिल जाएंगे इस एज में। जनरली सुपरएन्युएशन एज 56, 58 होती है और आपकी रिटायरमेंट एज 62, 64, 65 ये इस तरह से हो सकती है। क्लियर है क्या? तो सुपरएन्युएशन समझ में आया। दूसरा टर्म है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी बेसिकली आपका बोनस की तरह होता है। अगर मान लीजिए आप किसी संस्थान में मिनिमम 5 साल काम कर रहे हैं तो जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी है वो एट द रेट ऑफ 15 डेज वेज फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 10 लाख रुपीज़ होता है। ठीक, तो ग्रेच्युटी आपका मैक्सिमम 10 लाख रुपए होगा। आपने 5 साल काम किया तो 5 साल में
हर साल आपका जो 15 दिन का पैसा होगा वो ग्रेच्युटी में ऐड होता चला जाएगा। अब आप 25 साल तक काम करेंगे या 30 साल आपकी सर्विस है, तो हर साल का जो 15 दिन का इनकम होगा वो ग्रेच्युटी में ऐड होते होते चला जाएगा। मैक्सिमम आपको 10 लाख रुपए, और शायद रिसेंटली, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, रिसेंटली ये ग्रेच्युटी बढ़ा करके 20 लाख कर दी गई थी। तो मैक्सिमम आपको 20 लाख रुपए ग्रेच्युटी दी जाएगी जिस दिन आप रिटायर होंगे। क्लियर है? सो यहाँ क्या कह रहा है कि आपको लमसम अमाउंट ग्रेच्युटी के साथ साथ आपको एडिशन सुपर एन्यूशन अमाउंट भी दिया जाएगा। जो सुपर एन्यूशन अमाउंट है वो कितना होगा? दिस विल अमाउंट टू 1/10 ऑफ द एम्प्लॉय मंथली एमोलमेंट्स एज ऑन डेट ऑफ सुपर एन्यूशन फॉर एवरी 6 मंथ ऑफ सर्विस। ठीक, तो यहाँ पर जो सुपर एन्यूशन अमाउंट है वो कितना है? 1/10 ऑफ द सैलरी होगा, और हर 6 महीने में ये दिया जाएगा। मतलब आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है तो आपको 10,000 रुपये 6 महीने में सुपर एन्यूशन फंड में जुड़ जाएंगे, फिर अगले 6 महीने में 10,000, ऐसे करते करते आपकी 25 साल की सर्विस है तो ये 10 करते करते जुड़ते जाएगा, और फाइनली आपको सुपर एन्यूशन पे आउट अमाउंट दिया जाएगा। तो अच्छा खासा रिटायरमेंट के समय ये मान के चलो 50 लाख रुपए तो आपके मिलने ही मिलने हैं, अगर आपकी ठीक ठाक 70-80 हज़ार तक भी सैलरी बनती है। तो ये आपके क्या हैं? यूपीएस हैं। ठीक, यूपीएस में जो सरकार ने चेंज किया है एनपीएस से वो समझना ज़रूरी है। ये सारे 5 पॉइंट हो जाएंगे। अब यूपीएस में क्या किया गया है? यूपीएस में जो सरकार का कंट्रीब्यूशन है वो 18.5% कर दिया गया है, और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो अभी भी 10% है। इसका मतलब एनपीएस की तरह यूपीएस में एम्प्लॉय को अभी भी 10% कंट्रीब्यूट करना है। सरकार 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी, उसके बाद ये मार्केट में लगेगा, और उसके बाद मान लीजिए आपका जो पेंशन बन रही है वो 50% से कम है, तो जितनी कम होगी वो भी सरकार देगी। समझ में आया क्या? सो सरकार ने कंप्लीटली ओपीएस पर स्विच नहीं किया है और कंप्लीटली एनपीएस छोड़ा भी नहीं है। यहाँ पर ओपीएस और एनपीएस दोनों के जो मेन फीचर्स थे उसको लिया गया है। इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन एनपीएस का जो मेन फीचर था वो एम्प्लॉयर दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन था, और ओपीएस का मेन फीचर था 50% एश्योर्ड इनकम। सो यहाँ पर एनपीएस के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो भी ले लिए, और ओपीएस का इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो भी ले लिए, और एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम बनाई गई है। समझ में आया क्या? 1-2 पॉइंट अभी यूपीएस में क्लियर नहीं हुए हैं, जैसे कि फ्यूचर पे कमीशन लगता है तो यूपीएस को क्या फ्यूचर पे कमीशन से लिंक किया जाएगा, या फिर जो 80 साल के ऊपर जो पेंशन बढ़ाई जाती थी ओपीएस में वो यूपीएस में 20% पे आउट दिया जाएगा या नहीं, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई है। पर बाय एंड लार्ज देखें तो ओपीएस और एनपीएस का यहाँ पर यूपीएस मिक्स है, और बेहतर स्कीम है सरकार के लिए भी और एम्प्लॉयज़ के लिए भी। किस तरीके से एम्प्लॉय रिएक्ट करें? एम्प्लॉय खुश हैं, कुछ ओपीएस में अभी भी जाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि वो किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन करे जो कि अनरीजनेबल है ना। इतना तो कंट्रीब्यूशन आपको करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा आप जो सरकार पर रिलाई नहीं कर सकते। दूसरा, बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट है वो बोल रहे हैं फिस्कल बर्डन यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और धीरे धीरे ये बर्डन बढ़ता ही चला जाएगा। इनिशियली जो कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं लग रही, लेकिन बाद में चल के ये कॉस्ट इंक्रीज़ होती चल जाएगी। जैसे जैसे डीए बढ़ेगा, डियरनेस अलाउंस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन से जो हैज किया है वो आपका एक्स्ट्रा जो इनकम बढ़ेगी, वो सब बढ़ते बढ़ते सरकार का जो बोझ है, बर्डन है, वो बहुत इंक्रीज़ हो सकता है, और फिस्कली ये डिफ़िकल्ट हो सकता है सरकार को मैनेज करने में। तो आगे देखते हैं कि किस तरीके से यूपीएस जो है इम्प्लीमेंट की जाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकती है, लेकिन उन्हें खर्चा खुद उठाना पड़ेगा, केंद्र सरकार उन्हें कोई खर्चा नहीं देगी। समझ में आया क्या? यह आर्टिकल था कंप्लीट। इसमें कोई भी इशू है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी टर्म समझ में नहीं आया तो पूछ लो। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है विल एन एक्सटेंडेड स्पेस स्टे अफेक्ट एस्ट्रोनॉट। आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ऐसे के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन के पूछने के चांसेस काफ़ी कम है। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली एक टर्म होगा स्पेसोनॉमिक्स जो आपको प्री में पूछा जा सकता है, इस पे हमारा ज़्यादा फोकस होगा। हालांकि आर्टिकल में जो बात की गई है वो मेनली क्या है कि अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में या फिर स्पेस में आप लोग बहुत समय तक रहते हैं तो उससे आपकी बॉडी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी बॉडी पे क्या असर पड़ता है माइक्रोग्रेविटी का, ये एस्पेक्ट पर इस आर्टिकल में चर्चा की गई है, और उसके रीजंस के बारे में भी बात की गई है। कंटेक्स्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। सुनीता विलियम्स और बेली विलमोर दोनों ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। बोइंग स्टार लाइनर क्रू कैप्सूल के थ्रू उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लेके गया था,
और फिर इसी से उनकी वापसी होने वाली थी, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज आ गए हैं, ये डिसफंक्शनल हो गया है और नासा ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि उनके जो एस्ट्रोनॉट हैं वो इसी कैप्सूल से वापस नहीं आ पाएंगे। ये बोइंग स्टारलाइनर की पहली फ़्लाइट थी और इसमें गड़बड़ी आ गई है। वो पहुंच तो गए थे लेकिन वापस नहीं आ पाएंगे। नासा ने ये भी रेफरेंस दिया है कि जो कल्पना चावला के साथ हुआ था उसी तरह की चीज़ यहाँ पर सुनीता विलियम्स लोगों के साथ भी हो सकती है, इसलिए हम रिटर्न जो है पोस्टपोन कर रहे हैं। फरवरी 25 में उनका रिटर्न जो है प्लान किया गया है, जब स्पेस एक्स क्रू कैप्सूल सितंबर 24 में लॉन्च किया जाएगा और वो 2025 फरवरी में रिटर्न होगा। तो उसी के साथ जो है आपके ये दोनों एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बैली वेरमोर आएंगे। फरवरी 2025 तक लगभग 8 महीने ये कंप्लीट कर चुके होंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जो अभी तक का मैक्सिमम है। तो इनकी बॉडी में क्या असर हो सकता है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। हाउ डज द स्पेस अफेक्ट द बॉडी, ये है पहला पॉइंट। While 100 of astronauts have flown to space 100 km above mean sea level and experiencing microgravity condition, they do not make up a cohort large enough for research to study and reliably elucidate all the effects of space flight on their bodies। वैसे तो 100 से ऊपर जो है आपके एस्ट्रोनॉट जो है कहाँ जा चुके हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा चुके हैं या फिर स्पेस में जा चुके हैं, माइक्रोग्रेविटी कंडीशन एक्सपीरियंस कर चुके हैं, लेकिन स्टिल ये नंबर बहुत छोटा है इनके ऊपर रिसर्च करने के लिए और ये डिडक्ट करने के लिए कि भाई इनकी बॉडी पे माइक्रोग्रेविटी का क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि कुछ जो है एस्ट्रोनॉट एक दिन रह के आ गए हैं, कुछ एस्ट्रोनॉट 1 महीने रह के आए हैं, कुछ एस्ट्रोनॉट 6 महीने तक रह के आए हैं। सो पता कर पाना कि स्पेस में इनकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके लिए जो सैंपल साइज़ है वो उतना बड़ा नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम देखें तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि सब में कॉमन हमें देखने को मिले हैं। जो ब्रॉडर ट्रेंड्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, जो कि बॉडी की बोन्स को, डाइजेशन को, आइज़ को, हार्ट्स को, मसल और नर्व को अफेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन माइक्रोग्रेविटी का मतलब क्या है, माइक्रो मतलब स्मॉल और ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जहाँ पर बहुत कम हो जाती है उसे माइक्रोग्रेविटी कंडीशन कहा जाता है। सो अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी बहुत स्मॉल हो जाएगी और ग्रेविटी कंडीशन में जो बोन होती है वो बहुत वीकर हो जाती है, आपकी हड्डियाँ बड़ी कमज़ोर हो जाती हैं। जो फूड है वो आपके गट में बड़े स्लोली मूव करता है और उसके कारण आपका जो वज़न है वो बढ़ जाता है। मतलब फूड धीरे धीरे आपके पेट में जा रहा है, धीरे धीरे ज़्यादा समय तक आपके शरीर में फूड रहेगा तो ऑब्वियसली आपका जो वेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अराउंड 70% ऑफ एस्ट्रोनॉट इन्वॉल्व इन लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट डेवलप्ड अ कंडीशन कॉल्ड स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम। लगभग 70% ऐसे एस्ट्रोनॉट हैं जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट में रहते हैं, उन्हें एक रेयर कंडीशन होती है जिसका नाम है स्पेस क्राफ्ट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो आपका सर होता है, हेड होता है, उसके पीछे साइड बहुत ज़्यादा फ्लूइड जमा हो जाता है और आपकी आँखों के पीछे भी बहुत सारा फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसके कारण आँखों से देखने की जो क्षमता है, आई साइट है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। Further, because of body weightless experience, the heart is required to do less work and could shrink. Similarly, other parts of the musculature could shed muscle mass and strength. So, आप वेटलेस फील करोगे, जहाँ ग्रेविटी नहीं है वहाँ आपका वेट फील होगा क्या? नहीं। तो आपका जब वेट फील नहीं होगा तो जो आपका हार्ट है वो भी कम काम कर रहा होगा और उसके श्रिंक होने के, छोटे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी आपकी जो बॉडी मसल है वो भी शेड हो जाएगी बिकॉज ऑफ वेरी लेस ग्रेविटी। द ब्लड लूजेस मोर रेड ब्लड सेल पर डे देन इट डज ऑन ग्राउंड, विच मीन्स एस्ट्रोनॉट डाइट नीड टू बी एडजस्टेड टू डिलीवर मोर एनर्जी फॉर देयर बॉडीज टू मेक मोर दिस सेल्स। सो जो आरबीसी है वो यहाँ पर ज़्यादा लॉस हो रहे हैं, ज़्यादा ख़त्म हो रहे हैं। सो आपको अपनी डाइट इस तरीके से मेंटेन करनी पड़ती है स्पेस में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस हो सकें और आपके बॉडी में बैलेंस बना रह सके। सो ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके बॉडी में क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे स्पेस में रहने के, वो सारी चीज़ें हो जाएगी। नाउ अब कॉजेज़ की बात कर लेते हैं। ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं इसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं। कुछ रिसर्चर ने, है ना, कुछ कॉमन रीजंस आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे कि रेडिएशन एक्सपोजर,
confined environment and gravitation. टाइम इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जितना ज़्यादा समय एस्ट्रोनॉट स्पेस पर गुजारेंगे उतने ही ज़्यादा सिम्टम प्रोनाउंस होंगे, उतने ही ज़्यादा ये सिम्टम हमें दिखाई देंगे। 1960s की बात करें तो 1 मिनट से लेके 1 महीने तक के जो एवरेज टाइम था वो स्पेस स्टेशन में हुआ करता था। ये इंक्रीज़ हो चुका है 2020s में। अब 10 मिनट से 6 महीने तक का एवरेज टाइम हो चुका है। और जो आपकी विलियम्स हैं, सुनीता विलियम्स और विल्मोर हैं, वो 31 जनवरी 2025 तक 240 दिन कंप्लीट कर लेंगे। इसका मतलब क्या है, लगभग 8 महीने से अधिक इनका स्पेस स्टेशन में समय हो जाएगा। वेदर अ मिशन इज शॉर्ट और लॉन्ग, स्पेस एजेंसी रिक्वायर देयर एस्ट्रोनॉट टू अडयर टू स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज regime and maintain predictable routines while in orbit in order to work the body while incurring stress। चाहे आपके जो एस्ट्रोनॉट हैं वो 1 दिन के लिए जाएं या फिर 6 महीने के लिए जाएं, उन्हें जो स्पेस एजेंसी है उन्हें बोलती है कि आप लोग प्रॉपर जो है रूटीन फॉलो करेंगे। आपकी जो एक्सरसाइज रिजीम है उसे आप फॉलो करेंगे, आपकी डाइट जो है वो पहले से डिसाइड की गई है, उसे ही आपको फॉलो करना है, चाहे आप 1 दिन रहो चाहे 6 महीने रहो, ताकि आपके बॉडी में जो स्ट्रेस पड़ रहा है उसे कम किया जा सके। एजेंसीज ऑल्सो develop communication and work management protocol that keep astronaut engaged as well as relaxed। जो एजेंसीज हैं, नासा है आपके या बोइंग है, जिसने भी इन्हें स्पेस स्टेशन में भेजा है, वो इनके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करते रहते हैं और इनका जो वर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है उसे प्रॉपर मैनेज करते रहते हैं, है ना। उसको ये फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उन्हें गाइड करना है, ये सारी चीज़ों का करने का काम भी एजेंसी करती रहती है। हाउ मच डोंट वी नॉट नो, कितना चीज़ें अभी हमें पता नहीं है। बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं उनका ये कहना है कि जो हेल्थ रिलेटेड इम्पैक्ट है वो अभी हमें प्रॉपरली पता नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो सैम्पल साइज़ है वो बहुत ही स्मॉल है। हम लोग ओवर इंटरप्रेट कर रहे हैं जितना लिमिटेड डेटा हमारे पास है, कि आपकी बॉडी पूरी बोन ख़राब हो जाएगी, आपके पास आरबीसी बहुत कम हो जाएगी, आपका हार्ट श्रिंक हो सकता है। बोलिए, बहुत सारे रिसर्चर्स का कहना है कि आप ओवर इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। अभी जो हमारे पास सैम्पल साइज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। सो कई सारी चीज़ें अभी हमें पता नहीं है, ऐसा कुछ साइंटिस्ट के द्वारा कहा जा रहा है ना। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इस आर्टिकल का वो है स्पेस ओमिक्स। ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, व्हाट इज स्पेस ओमिक्स रिसेंटली इन द न्यूज़। सो स्टेट ओमिक्स होता क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ स्टडीज इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग ऑल द वेज इन विच द बॉडी कैन बी अफेक्टेड बाय स्पेस एनवायरनमेंट। सो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जो बॉडी है वो किस तरीके से बिहेव कर रही है स्पेस एनवायरनमेंट में, है ना। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आप जितना समय बिता रहे हैं तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंज आ रहे हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। जो चेंज है उसकी स्टडी को हम स्पेस ओमिक्स कहेंगे। समझ में आया क्या? Famous example is NASA twin study where scientists examined difference in the bodies of two identical twins, astronaut Mark Kelly and Scott Kelly. After the latter spent a year in the space, they found around 8,600 genes were expressed differently between them. So जो नासा है उन्होंने ट्विंस स्टडी की थी, ये बहुत फेमस स्टडी है। इसमें एक जो ट्विंस हैं स्कॉट कैली, उन्हें स्पेस भेजा गया था, 1 साल तक वो स्पेस में रहे थे और फिर वापस जब वो आए तो उनके ऊपर स्टडी की गई। लगभग दोनों के जीन्स जो है स्टडी करने के बाद पता चला कि 8,600 जीन ऐसे हैं जो कि चेंज हुए हैं, डिफरेंटली एक्सप्रेस हो रहे हैं, जो बॉडी माइक्रोग्रेविटी में रहकर आई है। सो ये आपका स्पेस ओमिक्स हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे। इसको रट लेना यार, है ना, बस इतना इंपॉर्टेंट है अच्छे से।